हेलो, स्वागत आप सभी का। कैसे हैं सभी? अरे भाई कैसे हो? चलिए साहब जल्दी से आ जाओ। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे? अनुकूलित अनुक्रिया का अर्थ देखा था हमने, राइट। अनुकूलित अनुक्रिया के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो जो क्राइटेरिया हमारा था और जिस बात के ऊपर हमने विचार किया था कि जो क्रिया पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगे। जो क्रिया पूर्व में भोजन के माध्यम से हो रही थी वही क्रिया अब घंटी के माध्यम से होने लगे, तो उसे हम क्या कहते हैं? अनुकूलित अनुक्रिया कहते हैं। या किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना क्या कहलाता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। ठीक है। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए कि अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या है, तो किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक क्रिया का होना बोलो कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। UCS इक्वल टू UCR CS प्लस UCS इक्वल टू UCR CS इक्वल टू CR। यहीं तक की बात हो गई थी। अब दोस्तों याद रखना, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कितने प्रकार की अनुक्रियाएं बताई? 2, स्वाभाविक एवं अस्वाभाविक। स्वाभाविक क्रिया को हम अनानुबंधित भी कहते हैं। स्वाभाविक क्रिया को हम किसके नाम से? अनानुबंधित, जिसके ऊपर कोई बंधन ना हो, बोलो क्या कहलाएगी? अनानुबंधित। और अस्वाभाविक क्रिया को हम अनुबंधित क्रिया कहते हैं, मतलब घंटी बजेगी तो लार आएगी। ठीक है। लिखें, पावलोव ने अपने सिद्धांत का, जहां पर कल हमने बिंदु छोड़ा था उसी से आगे, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। 2 प्रकार की अनुक्रियाएं बताई। पहली अनुक्रिया कौन सी बेटा? स्वाभाविक अनुक्रिया। दूसरी कौन? अस्वाभाविक अनुक्रिया। स्वाभाविक अनुक्रिया और अस्वाभाविक अनुक्रिया। याद रहे, स्वाभाविक अनुक्रिया को हम अनानुबंधित कहते हैं। क्या कहते हैं? अनानुबंधित क्रिया भी कहते हैं, जिसके ऊपर किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं, अनानुबंधित। और जिसके ऊपर बंधन हो उससे हम क्या कहते हैं? अनुबंधित। जिसके ऊपर बंधन हो, बोलो क्या कहलाएगी? अनुबंधित कहलाएगी। हाँ, क्या कहलाएगी? अनुबंधित। कितने प्रकार की क्रियाएं? 2। पहली कौन सी? दूसरी कौन सी? स्वाभाविक को क्या नाम दोगे? अस्वाभाविक को क्या नाम दोगे? जिसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी बंधन न हो और जो बंधन से पूर्ण हो, अनुबंधित। कंप्लीट। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि पावलोव के सिद्धांत में घंटी के आवाज सुनकर कुत्ते के द्वारा लार का आना एक अनुबंधित, अनुकूलित या अस्वाभाविक क्रिया कहलाती है। ठीक है, तीनों बातें हैं, चाहे अस्वाभाविक कहो, चाहे अनुबंधित कहो, चाहे अनुकूलित कहो,
ये तीनों बातें एक फॉर्मेट के अंतर्गत कहलाएगी। ठीक है, लिखें पावलोव के सिद्धांत में जी, पावलोव ने अपने सिद्धांत का ठीक है प्रतिपादन करते समय लिखा कि लिखे पावलोव ने अपने सिद्धांत का, या सिद्धांत में है ना, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना, पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का आना, घंटी के माध्यम से लार का आना एक अस्वाभाविक अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। घंटी के माध्यम से जो लार आती है उस लार को आप अस्वाभाविक क्रिया भी कह सकते हो, अनुबंधित भी कह सकते हो और अनुकूलित भी कह सकते हो। और घंटी भी तीनों नामों से हो जाएगा। घंटी कौन सा उद्दीपक हो जाएगा? अस्वाभाविक, अनुबंधित और अनुकूलित। कंप्लीट अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। पावलोव के सिद्धांत में घंटी के माध्यम से लार का नाम एक अस्वाभाविक, अनुबंधित या अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। ये तीनों में से कोई सा भी एक नाम दिया जा सकता है। बोलेंगे तो नहीं? पक्का? अब सुने अपने सिद्धांत के आगे की बातें। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि जब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है, जब व्यक्ति अपने वातावरण के साथ अनुकूलन स्थापित कर लेता है तो उसे अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से बेटा? अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। या यूं कह सकते हैं कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुकूलित उत्तेजना पर भी सर्वाधिक बल दिया। अब ये अनुकूलित उत्तेजना क्या है या अनुबंधन क्या है, इन दोनों चीजों को यहां पर अच्छे से समझना कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि प्रत्येक बालक अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुबंधन स्थापित कर लेता है तथा अपने आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर, मेरी बात को गौर से सुनना, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन, पावलोव ने अपने अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के तहत लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक सजीव अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुबंधन स्थापित कर लेता है तथा उसके आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसे अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलित उत्तेजना। वापस सुनना, रिपीट अगेन। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि प्रत्येक सजीव अपने आसपास के वातावरण के साथ क्या कर लेता है? अनुबंधन कर लेता है। जब उसके आसपास के वातावरण में परिवर्तन होता है तो उसमें अनुकूलित उत्तेजना उत्पन्न होती है। क्या उत्पन्न होती है बेटा? अनुकूलित उत्तेजना उत्पन्न होती है। या वातावरण में परिवर्तन होने पर क्या उत्पन्न होती है? उत्तेजना उत्पन्न होती है। अब वो उत्तेजना कौन सी है? अनुकूलित है, क्योंकि हर सजीव अपने वातावरण के अनुसार अनुबंधन कर रहा है। इसका मतलब अपने वातावरण के अनुसार ढल भी तो रहा है। भाई आप जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर रहे हो, इसका मतलब अपने आप को अपने वातावरण के अनुसार ढाला या नहीं ढाला। तो अपने आप को अपने वातावरण के साथ ढालने की प्रक्रिया अनुकूलित अनुक्रिया हुई। और अनुकूलित अनुक्रिया क्यों हुई? क्योंकि आपने अपने वातावरण के साथ क्या किया बेटा? अनुबंधन किया। और जब भी उस वातावरण में परिवर्तन होगा, बोलो आप में क्या पैदा होगी? उत्तेजना। और ये उत्तेजना भी कौन सी कहलाएगी? अनुकूलित उत्तेजना। वापस सुनना बेटा, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुबंधन स्थापित कर लेता है तथा उसके आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर उसमें अनुकूलित उत्तेजना उत्पन्न होती है। अब आता है अनुकूलित उत्तेजना किसे कहते हैं?
तो बात वही है कि आसपास बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। भाई उत्तेजना पैदा होगी तो व्यक्ति कार्य ही तो करेगा, कार्य करने के लिए प्रेरित होगा। तो याद रखना, बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। आप में से ऐसे कौन साथी यहां पर बैठे हुए जिन्होंने ओल्ड मॉडल पेपर देखा है, रीट 2018 का? कोई है? आपने देखा है? उसमें एक प्रश्न है कि पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता अपनी जगह खड़ा हो जाता है, कान सीधे कर देता है और लार गिराने लगता है। बोलो इस क्रिया को कहा जाएगा क्या? अनुकूलित उत्तेजना। अब मेरी बात को फिर रिपीट कर रहा हूं कि बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। अनुकूलित उत्तेजना क्यों कहलाती है? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ क्या करता है? अनुबंधन। और जब भी उस वातावरण में परिवर्तन होगा, बोलो उसमें क्या पैदा होगी? उत्तेजना। और उस उत्तेजना को हम किसके नाम से जानते हैं? अनुकूलित उत्तेजना। अब फिर वापस में अनुकूलित उत्तेजना की परिभाषा, चीजें दो हैं, दोनों अलग अलग हैं। आसपास के वातावरण के साथ आपने अनुबंधन कर लिया, उस अनुबंधन में होने के बाद आपके वातावरण में जो भी परिवर्तन होगा आप में उत्तेजना पैदा होगी और उस उत्तेजना को हम अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। अब मैं अनुकूलित उत्तेजना की परिभाषा बता रहा हूं कि अनुकूलित उत्तेजना किसे कहते हैं। कि बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। कार्य की शुरुआत करने के लिए, कार्य नहीं करना, कार्य करने के लिए तैयार करना, रेडी फॉर वर्क, कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। सुनना मेरी बात को। पावलोव के सिद्धांत में क्या हो गया पाली नरेश? तो देखें कि पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता अपनी जगह खड़ा हो जाता है, कान सीधे कर देता है और लार गिराने लगता है। बोलो कुत्ते के द्वारा लार गिराने की इस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलित उत्तेजना। वापस सुनना, पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता अपनी जगह क्या होता है? खड़ा हो जाता है और कान सीधे कर देता है, लार गिराने लगता है। बोलो क्या है ये? अनुकूलित उत्तेजना। पावलोव के सिद्धांत का प्रयोग किया दृष्टिकोण देखना। पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता खड़ा हो गया, ऐसा क्यों? क्योंकि आसपास के वातावरण में क्या हुई? हलचल हुई, परिवर्तन हुआ। बोलो कुत्ता आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने के कारण उसमें क्या पैदा हो गई? उत्तेजना। बोलो हमने घंटी बजाई क्या? नहीं। क्या हमने भोजन दिया क्या? नहीं। लेकिन आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर उसको इस चीज का एहसास हो जाता है, अब क्या बजेगी? घंटी। अब क्या मिलेगा? भोजन। तो वो उससे पहले, लार गिराने से पहले अपने आप को रेडी करने की जो प्रोसेस है, बोलो वही क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। कि पावलोव के सिद्धांत में घंटी की आवाज सुनने से पहले ही कुत्ता लार गिरा देता, कान खड़े कर देता है और एक्टिव मोड में रहता है। बोलो क्यों हो रहा है? क्योंकि अनुकूलित उत्तेजना। और अनुकूलित उत्तेजना क्यों पैदा हुई? वातावरण में परिवर्तन होने के कारण। दूसरा, आपकी स्थूलगामक विकास और सूक्ष्मगामक विकास क्या है? नेहा, देखो जो कार्य आप प्रैक्टिकली सभी के सामने कर रहे हैं, मोटे तौर पर कर रहे हैं, वो स्थूलगामक विकास है। और लिखने का जो गामक विकास है, ठीक है, वो सूक्ष्मगामक विकास। लिखना सूक्ष्मगामक विकास के अंतर्गत आता है और सबसे अंतिम रूप से सूक्ष्मगामक विकास है वो लिखना ही है। ठीक है, ऐसा कार्य जिसे सीखने में काफी समय लगता हो, सबसे अंत में शुरू होता हो, वो कौन सा है? सूक्ष्म है। और जिसे आप आसानी से दोहराने लगते हो, वो बोलो क्या है? स्थूल। समझे? दूसरा एग्जांपल, आपकी छुट्टी कितनी बजे होती है बेटा? 8 बजे छुट्टी होती है। कितने बजे छुट्टी होती है? 8 बजे छुट्टी होती है। तो आप क्या करते हो कि 8 बजने से पहले 7:50 या 52 मिनट पर अपने बस्ते को ढूंढना शुरू कर देते हो। बोलो हाँ या ना। अब समझना कि घंटी बजने से पूर्व, घंटी बजने के साथ नहीं, कि घंटी बजने से पूर्व बालक बालिकाओं द्वारा अपना बस्ता बंद करना, बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। क्योंकि जैसे जैसे छुट्टी का टाइम नजदीक आता है, बोलो बच्चे
छुट्टी होने के लिए तैयार हो जाते हैं कि जैसे ही छुट्टी होगी हम यहां से निकलेंगे। देखो, घंटी बजने के साथ छात्रों द्वारा बस्ता बंद करना यह अनुबंधन है। घंटी बजने का मतलब क्या हो गई? छुट्टी हो गई। यह तो अनुबंधन है कि घंटी बाजी टन टन छोरा भाग्या भन भन। घंटी बाजी टन टन छोरा भाग्या भन भन, एक छोरो पड़ गयो मार साहब जाने मर गयो। ये तीसरी कक्षा में कविता थी पहले। तो ये अनुबंधन के आधार पर है कि घंटी बजने पर छात्रों द्वारा बस्ता बंद करना ये अनुबंधन है, लेकिन घंटी बजने से पूर्व छात्रों द्वारा बस्ता बंद करना ये अनुकूलित उत्तेजना, मतलब एक मन में एक एहसास आ जाता है कि छुट्टी होने वाली है। तो भाई साहब, कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्य करने के लिए रेडी होना या तैयार होना ही क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। दौड़ के मैदान में हम जब रेस लगाने के लिए जाते हैं तो भाई साहब हर खिलाड़ी पोजीशन लेता है ना, लेता है नहीं लेता? वो पोजीशन लेता है और जैसे ही बंदूक की गोली की आवाज आएगी, बोलो क्या करता है? वो भागता है। क्या बंदूक की गोली आवाज आई? नहीं। क्या उसको दौड़ने के लिए कहा गया? नहीं। फिर भी वो दौड़ने के लिए क्या है? तैयार है, प्रेरित है, एक्टिव। जैसी आवाज आएगी मैं भागूंगा। बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। आपने एक मूवी देखी होगी, बागबा रब है बागबा, देखी नहीं देखी? अमिताभ बच्चन बागबान देखी नहीं देखी? चलिए, बागबान मूवी के अंतर्गत अमिताभ बच्चन बैंक में नौकरी करता है और शाम को जैसे 5 बजे बैंक से घर पे आता है, वो दरवाजे की घंटी बजाने के लिए हाथ आगे ले जाता है, उससे पहले ही हेमा मालिनी दरवाजा खोल देती है। बोलो यस या नो? मतलब अनुकूलित उत्तेजना, घंटी बजने से पूर्व ही दरवाजा खोल देना। एक दिन की बात नहीं, हमेशा यही। और उसे देखते कहना, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। बात तो वही है। चलो आपके देसी एग्जाम्पल के बारे में बात करता हूं। आपके घर में गाय भैंसे हैं? किस किस के? हाथ खड़ा करो। गाय भैंसे? मैंने संख्या नहीं पूछी है ना, संख्या। देखो, ये हमारा रहने का स्थान है, जिससे घर बना हुआ है। यहां पर गाय भैंसों के बंधने का स्थान है, ठीक है? जैसे हम बाड़ा नोरा ऐसा कुछ कहते हैं ना। यहां पर हमारे भैंसें बंधी हुई है, गायें बंधी हुई है, जानवर बंधे हुए हैं। जो गाय भैंसें दूध देती है, शाम के समय में हम यहां पर उसके लिए कपास या दलिया वगैरह ऐसा कुछ भिगोकर, बड़े से पात्र में भिगोकर उसको देते हैं। ये गाय भैंसों को कुछ भी नजर नहीं आ रहा है हमारे यहाँ इधर क्या चल रहा है, लेकिन बर्तनों की आवाज सुनकर, टड़िंग टड़ांग की जब आवाज इन कानों में चली जाती है तो ये गाय भैंस खड़ी होकर इधर उधर घूमना शुरू कर देती है कि दलिया आने वाला है। बोलो, वातावरण में परिवर्तन हुआ तो अब उनको एहसास है कि ये चीजें आने वाली है। बोलो क्या है ये? अनुकूलित उत्तेजना। ठीक है, शानदार तरीके से इन चीज को ध्यान रखना कि कार्य प्रारंभ होने से पूर्व कार्य करने के लिए तैयार रहना, बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। तो पावलोव ने अपने आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है गुरुदेव। गुरुजी भी अच्छे हैं, है ना? ये बात सही माननी है ना? मेरे को लगता है कि निर्मल सर से तनख्वाह बढ़वानी पड़ेगी, हैं? हाँ, चलिए साहब। हाँ, मिठाई बिट्टू क्या कह रहा है? चलिए साहब, बात सीधी सीधी ध्यान रखना कि पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुबंधन स्थापित कर लेता है। अनुकूलित अनुक्रिया के कारण अपने वातावरण के साथ क्या कर लेगा? अनुबंधन स्थापित कर लेता है, तथा उसके आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर वह उसमें उत्तेजना उत्पन्न होती है, जिसे अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। फिर हम बात करते हैं अनुकूलित उत्तेजना क्या है। कि बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व बालक बालिकाओं द्वारा अपना बस्ता बंद करना अनुकूलित। दौड़ के मैदान में, ठीक है, खिलाड़ी द्वारा दौड़ने से पूर्व अपनी पोजीशन लेना, बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। पावलोव के सिद्धांत में पैरों की आवाज सुनकर, सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता ठीक है,
पावलाव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता अपनी जगह खड़ा हो जाता है, कान सीधे कर देता है और मुंह से लार गिराने लगता। बोलो क्या है बेटा? अनुकूलित उत्तेजना। जब आप पेपर देने के लिए जाओगे ना, पेपर हाथ में आने से पहले आप पानी पी लेते हो, पेन वेन कुछ एक कर लेते हो, है ना, मन में धक 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 धक। बोलो होता कि नहीं होता? ऐसे जैसे वो एग्जामिनर पेपर बांट रहा होता है। बोलो पेपर हाथ में आया क्या? नहीं। लेकिन पेपर हाथ में आने से पहले पेपर हल करने के लिए रेडी होना, बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। आहा, लिखें। पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि पावलाव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय लिखा कि प्रत्येक व्यक्ति अनुकूलित अनुक्रिया के तहत अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुबंधन स्थापित कर लेता है। अपने आसपास के वातावरण के साथ अनुबंधन स्थापित कर लेता है। आसपास के वातावरण के साथ क्या कर लेता है बेटा? अनुबंधन स्थापित कर लेता है तथा आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर उसमें एक उत्तेजना उत्पन्न होती है जिसे अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं बेटा? अनुकूलित उत्तेजना कहते हैं। दोस्तों, अनुकूलित उत्तेजना का सीधा सा फंडा ध्यान रखना कि बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। लिखें, अनुकूलित उत्तेजना से आशय। अनुकूलित उत्तेजना से आशय। किसे आशय बेटा? अनुकूलित उत्तेजना से आशय। लिखें, बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया
उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है तो बेटा? अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। जैसे विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व छात्रों द्वारा विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, अपना बस्ता बंद करना। विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना, बोलो क्या कहलाएगा? अनुकूलित अनुक्रिया। कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट, पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पावलोव के सिद्धांत में सीढ़ियों से नीचे उतरते समय सीढ़ियों से नीचे उतरते समय पैरों की आवाज सुनकर पैरों की आवाज सुनकर पैरों की आवाज सुनकर कुत्ता अपनी जगह खड़ा हो जाता है। कुत्ता अपनी जगह खड़ा हो जाता है, कान सीधे कर देता है, कान सीधे कर देता है और लार गिराने लगता है। ठीक है, कान सीधे कर देता है और लार गिराने लगता है। परफेक्ट। तो ये कौन से बेटा? अनुकूलित उत्तेजना। दौड़ के मैदान में दौड़ या रेस लगाने से पूर्व, दौड़ना प्रारंभ करने से पूर्व अपनी पोजीशन लेना, बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। देखो मैं आपको बार बार कहता हूं, हमारे बड़े बुजुर्ग जो हैं, ठीक है, विद्यालय जाने से पूर्व बालक द्वारा विद्यालय जाने के लिए तैयारी करना भी अनुकूलित उत्तेजना होगी। देखो हाँ रेडी, हाँ मुझे जाना है, लेकिन इसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, वहां पर कोई परमिशन नहीं है। यहां पर भाई समय के अनुसार है। देखो एक सीधी सी बात मैं आपको बताऊं कि जैसे आप विद्यालय के पास में पहुंच चुके हो और घंटी की आवाज सुनते हो तो फिर भाग कर जाते हो, तो ये अनुकूलित उत्तेजना है कि अनुबंधन है? तो ये अनुबंधन है। क्या है बेटा? अनुबंधन। क्यों? क्योंकि घंटी बजने का मतलब क्या है? समय हो चुका है, छुट्टी हो चुकी है या विद्यालय जाना, यही तो चीजें हैं। तो जहां पर आपकी एक्चुअल कंडीशन किसी चीज के प्रारंभ होने के साथ हो रही है तो वो अनुबंधन है। लेकिन किसी भी क्रिया के प्रारंभ होने से पूर्व ही आपके द्वारा रेडी रहना, बोलो क्या है? अनुकूलित उत्तेजना। करेक्ट। तो ये अनुकूलित उत्तेजना पर सर्वाधिक बल दिया और दो प्रकार के एग्जाम्पल भी आपको ध्यान में रखने हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुबंधन तत्व पर भी सर्वाधिक बल दिया। किसके ऊपर बल दिया? अनुबंधन। ठीक है, बॉन्डिंग सिस्टम पर विशेष ध्यान दिया। हेडिंग डालें, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुबंधन तत्व पर भी बल दिया।
पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय किसके ऊपर बल दिया बेटा? अनुबंधन तत्व पर भी बल दिया। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय किसके ऊपर बल दिया बेटा? अनुबंधन तत्व पर भी बल दिया। किसके ऊपर बल दिया? तो अनुबंधन तत्व पर बल दिया। अब ये अनुबंधन तत्व पर जो बल है किस प्रकार से? अब अनुबंधन कहते किसे बताओ? अनुबंधन किसे कहते हैं? सरल भाषा में बताऊं, किसी विषय वस्तु के साथ संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया ही क्या है? अनुबंधन। लेकिन संबंध एक बार में तो नहीं, बार बार रिपीटेशन होगा तो ही तो उस चीज की हमारे साथ स्थायी अनुबंधन होता है। तो देखो, लेकिन कुछ चीजें अगर उद्दीपक प्रभावी है तो अनुबंधन एक ही बार में हो जाएगा, और उद्दीपक प्रभावी नहीं है तो बार बार पुनरावृत्ति करनी पड़ती है। जैसे आग से हाथ जल गया तो जिंदगी भर अनुभव है, आग प्रभावी है, लेकिन लिखने पढ़ने की बात है, एफ और एप्पल बोलो कितनी बार रट्टा मारा तब समझ में आया, है ना, बार बार वाली चीजें। तो देखो कैसे हम बहुत सारी बार कहते हैं ना कि मम्मी पापा आपको समझाने की कोशिश करते हैं लेकिन बच्चे समझते नहीं है। लेकिन बच्चा जब ठोकर खाता तो ऑटोमेटिक समझ जाता है, अनुबंधन हो गया कि ये चीज गलत थी। बोलो अनुबंधन है या नहीं? देखो कैसे कि पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया कहलाती, क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। बोलो निम्न परिभाषा का संबंध है किससे? पावलोव से। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुबंधन। जब आप पहली बार स्कूल गए थे तो आपने गिनती लिखी, कैसे लिखी? गिनती लिखी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे तो लिखा। क्यों? क्योंकि इन अंकों के साथ आपका क्या नहीं था? अनुबंधन। तो बार बार आपने इसका क्या किया? पुनरावृत्ति किया, है ना, अभ्यास नहीं कहना है, पुनरावृत्ति, रिपीटेशन अगेन एंड अगेन। तो धीरे धीरे इन अंकों के साथ 1 कैसे लिखते थे ऐसे, 2 कैसे लिखते थे ऐसे, 3 कैसे लिखते हैं ऐसे, 4 कैसे लिखते हैं ऐसे, 5 6 7 8 9 और 10, यही तो लिखा। बार बार लिखा नहीं लिखा। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। बोलो 2 का पहाड़ा जब आपने याद नहीं हुआ तो बार बार पुनरावृत्ति हुई कि नहीं हुई? कितनी बार बोला 2 के पहाड़े को, तब जाकर समझ में आया कि 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है। और हमें अगर समझ में नहीं आया तो कक्षा में 1-2 बच्चे तो होशियार होते ही होते हैं जिनको 2 का पहाड़ा जल्दी याद हो जाता है। हम हमेशा नारे लगाने वाले रहे, नेता कभी नहीं बने। आज भी वही है, नेताजी, यही है। मैंने आपको पहले भी कहा था, नेताजी जहां पर भी रैली होगी उनको पता ही नहीं है कि नेताजी क्या, किस मुद्दे को लेकर रैली कर रहे हैं। वो नेताजी के साथ में चलते हैं, पैदल चल रहे हैं साहब, उनके पैरों में जूते भी नहीं है, है ना, नेताजी के साथ साथ चलते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे भगवान विष्णु चल रहे हैं और मैं उनके साथ साथ चल रहा हूं, भगवान चक्र लेकर चल रहे हैं। आप यहां पर कैसे भाई साहब के साथ आए हैं जी, है ना, पार्टी के साथ हैं। अच्छा, पार्टी का मुद्दा क्या है? क्या है बताना, क्या था? नमकीन खानी, शेवा खानी, बस यही है और कुछ नहीं है। तो वैसा मामला यही है। क्यों? क्योंकि अनुबंधन ही नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, बार बार आपको किसी कक्षा में एक लड़का या होशियार जो लड़की थी उसने एक लकड़ी पकड़कर 2 का पहाड़ा बार बार बुलवाया। 2 एकम 2, 2 तिया, कहां पर 2 तिया 6, 2 चौक 2 पंज, 2 छंग 2 7, 2 8, 2 9, 2 दाएं। वैसा बार बार बुलाने बुलाया। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंज 10। बोलो बार बार बुलाया नहीं बुलाया? तब जाके दिमाग में पल्ले पड़ा, ठीक है। और मेहमान, हमें किसी भी चीज का अनुबंधन है या नहीं है, ये हमारे घर वाले या गुरुजी कम, बाहर से आने वाले मेहमान सबसे ज्यादा पहले पता लगाते थे।
7 का, 9 का और 13 का पहाड़ा बुलाकर। बोलो सही या गलत? मतलब हम पढ़ने में होशियार हैं या कमजोर हैं, अनुबंधन शब्दों के साथ, अंकों के साथ है या नहीं है? बोलो 7, 9 और 13। अगर 7, 9, 13 का पहाड़ा आपको आता है, इसका मतलब आप पढ़ने में होशियार हैं। यही अनुबंधन देखा जाता था। तो पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया क्या कहलाती है बेटा? अनुबंधन कहलाती है। पावलोव को अनुबंधन का क्या माना जाता है? जनक माना जाता है। 1904 में पावलोव को अनुबंधन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 बातें, पुनरावृत्ति के आधार पर, रिपीटेशन अगेन एंड अगेन, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। और पावलोव को अनुबंधन का क्या माना गया? जनक। 1904 में क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। अब ऐसा भी अनुबंधन का उदाहरण क्या है? तो देखो कि विद्यालय की घंटी बजने पर बालक बालिकाओं द्वारा अपना बस्ता बंद करना, बोलो क्या है? अनुबंधन। घंटी बजने का मतलब ही क्या है? छुट्टी हो गई। रोज 1 बजे छुट्टी होती थी, रोज 1 बजे घंटी बजती थी और बच्चे बस्ता बंद करके घर जाते थे। एक दिन चपरासी से 11 बजे गलती से घंटी बज गई, फिर भी बच्चे भाग गए, क्योंकि उनके तो घंटी बजने का मतलब ही क्या है? छुट्टी हो गई। और बात वही कि घंटी बाजी, टन टन, छोरा भाग्या वन वन, एक जोरो पड़ गयो और मार साहब जाने मर गया। तो भाई साहब अनुबंधन ही तो है। मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना, मंदिर के सामने से निकलते समय क्या झुकाना? मंदिर के सामने से निकलते समय क्या झुकाना भाई? सिर झुकाना। बोलो क्या है? यहां पर भी मम्मी पापा के साथ हमेशा हम मंदिर में जाते थे, तो धीरे धीरे भगवान के साथ हमारा क्या हो गया? अनुबंधन। बोलो जहां पर भी हमारे इष्ट देव नजर आते हैं, कोई मंदिर नजर आता है, कोई भी धार्मिक स्थान नजर आता है, बोलो वहां पर हमारा मस्तक झुक ही जाता है। बोलो क्या है? अनुबंधन। अच्छा, जब भी आपके जीवन में तकलीफ आती, मुसीबत आती, किसको याद करते हो? भगवान को। जब भी तकलीफ आई, ईश्वर को ही याद किया। बोलो भगवान के साथ क्या है? अनुबंधन। या तो हम सबसे पहले मां को याद करते हैं या ईश्वर को, क्योंकि मां को याद कर लिया फिर ईश्वर की जरूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति अगर फूट फूट के रो रहा है तो सबसे पहले उसको उसकी मां याद आएगी, ये याद रखना। इन छोरियों को पापा याद आते हैं। कौन याद आते हैं? अगर आपको कोई डरा दे, बड़े भैया ने अगर डरा दिया या आपको रुला दिया, तो सबसे पहले आप किसको कहोगे? मैं पापा को शिकायत कहूंगी। बोलो अनुबंधन किसके साथ? और अगर पापा ने आपको डराया हो तो क्या कहो? आने दो मम्मी को, फिर बताता हूं आपको। बोलो ऐसा होता नहीं होता? फिर मम्मी शाम को आती है, मम्मी को पूरी रामायण सुना देते हैं, फिर मम्मी पापा को बिठा के समझाती है क्या हमारा छोरा ने ठोक दियो, बड़े मुश्किल से पैदा किया मैं तो। मां का दर्द कौन समझता है भाई? यस या नो? तो भाई साहब ये स्थितियां किसके आधार पर? अनुबंधन के आधार पर। तो मंदिर के सामने से निकलते समय, हाँ, अनुकूलित अनुक्रिया से पहले होने वाली प्रक्रिया को अनुकूलित उत्तेजना कह सकते हैं। हाँ, ये कुछ ठीक है। तो अनुबंधन का लॉजिक ध्यान करना, मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना अनुबंधन कहलाता है। विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व क्या है बेटा? विद्यालय की घंटी बजने से पूर्व, बजने से पूर्व अपना बस्ता बंद करना, बस्ता बंद करना। बोलो क्या है बेटा? अनुबंधन। ठीक है। कक्षा कक्ष में शिक्षक के आने पर बालक बालिकाओं द्वारा अभिवादन करना। जब हम छोटी कक्षा में होते थे तो जैसे सर क्लास में आते थे, खड़े होकर हम क्या कहते थे? गुड मॉर्निंग सर। बोलो हाँ या ना? बोलो गुरुजी के साथ हमारा क्या है? अनुबंधन। और वही गुरुजी आज अगर कक्षा में से नहीं, अगर रास्ते में भी मिल जाए तो नमस्कार हम कर ही लेते हैं। बोलो उस गुरु के साथ हमारा क्या रहा है? अनुबंधन। स्कूल के टीचर्स के साथ अनुबंधन होता है, कोचिंग के टीचर्स के साथ कोई अनुबंधन नहीं होता। यहाँ तो पढ़े, सफल हो गए, फिर पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को कहोगे बहुत मेहनत करी मैंने, मैं अपनी सफलता का श्रेय खुद को ही देता हूँ। कोचिंग वाले गए तेल लेने, और तूने अगर ऐसा किया तो महादेव की सौगंध, सोच लेना तुम। समझ रहे हो?
ठीक है, फिर याद रखना आगे कक्ष में शिक्षक के आने पर छात्रों द्वारा क्या करना? अभिवादन करना। ग्रामीण महिलाओं द्वारा दिन में 3 बजे चाय पीना। बोलो टाइम फिक्स है? बोलो हाँ या नहीं? शहरों में भी हो, बोलो आप भी चाय पीते कि नहीं पीती है? नहीं पीती? पिएगी कहां से? 2 बजे से यहां पर आना पड़ता है। बोलो ग्रामीण महिलाएं दिन में 3 बजी और उनको पता चल जाता है 3 बज गई, क्योंकि यहां से माथा दर्द शुरू। उनको 3 बजे 4 बजे 5 बजे सबका अलग अलग टाइम है। बोलो लेकिन चाय तो पीनी पड़ेगी। ठीक है, तो भाई साहब सीधा सीधा सा लॉजिक है कि ग्रामीण महिलाओं द्वारा दिन में 3 बजे चाय पीना। आम के पेड़ के नीचे सांप देखने के बाद, आम के पेड़ के नीचे सांप देखने के बाद यह अनुबंधन होना कि इस पेड़ के नीचे क्या रहता है? सांप रहता है। आपने बचपन में किसी पेड़ के नीचे सांप देखा हो तो वैसा उस पेड़ के लिए सदा सदा के लिए आज भी उस पेड़ के नीचे से निकलते हो तो आपको याद आ जाता है इस पेड़ के नीचे क्या रहता है? सांप रहता है। बोलो क्या है? अनुबंधन। आपने लिख लिया तो अनुबंधन कर रहे हो। लिखें अनुबंधन तत्व पर सर्वाधिक बल दिया। लिखें अनुबंधन से आशय। अनुबंधन से आशय। अनुबंधन से आशय। लिखें पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया, पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया अनुबंधन कहलाती है। पुनरावृत्ति के आधार पर निर्मित क्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? अनुबंधन कहलाती है। नेक्स्ट, पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का जनक माना जाता है। पावलोव को अनुबंधन का क्या माना जाता है बेटा? जनक माना जाता है। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखें 1904 में पावलोव को 1904 में पावलोव को अनुबंधन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1904 में पावलोव को अनुबंधन के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कंप्लीट। लेकिन जैसे एक से अनुबंधन के एग्जाम्पल क्या है? देखें, विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना। विद्यालय की घंटी बजने पर छात्रों द्वारा अपना बस्ता बंद करना। मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना।
मंदिर के सामने से निकलते समय सिर झुकाना, मंदिर के सामने से निकलते समय क्या करना बेटा? सिर झुकाना। नेक्स्ट, कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर बालक बालिकाओं द्वारा अभिवादन करना। कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर बालक बालिकाओं द्वारा क्या करना बेटा? अभिवादन करना। कक्षा कक्ष में अध्यापक के आने पर बालक बालिकाओं द्वारा क्या करना बेटा? अभिवादन करना। बोलो क्या है? अनुबंधन। कंप्लीट। तो ये सारी की सारी बातें आपको इस प्रकार से ध्यान में रखनी है। अब आपसे प्रश्न पूछा जाए, पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुबंधन के कितने प्रकार बताए? तो 4। कितने प्रकार बताए? 4। कौन कौन से? कौन कौन से बताए? सुनना, सहकालिक अनुबंधन। कौन सा बेटा? सहकालिक अनुबंधन, विलंबित अनुबंधन, अवशेष अनुबंधन और पश्चिगामी अनुबंधन। कितने बताए? पहला बोलो। दूसरा विलंबित। कौन सा बेटा? विलंबित। तीसरा अवशेष। चौथा पश्चिगामी। कितने प्रकार बताए? लिखें, नोट डालकर लिखना। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय चार प्रकार के अनुबंधन बताएं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय 4 प्रकार के क्या बताए बेटा? अनुबंधन बताए। नंबर 1, अब लिखना मत है ना, अनुबंधन के प्रकार मत लिखना, सबसे पहले समझें इसको। ओके, सबसे पहला है सहकालिक अनुबंधन। कौन सा? सहकालिक अनुबंधन। नंबर 2 विलंबित अनुबंधन। नंबर 3 अवशेष अनुबंधन। कौन सा बेटा? अवशेष अनुबंधन। और नंबर 4 पश्चिगामी अनुबंधन। कौन सा? पश्चिगामी अनुबंधन। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय अनुबंधन के प्रकार बताए 4। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। बोलो उद्दीपक कितने हैं बेटा? 2। अस्वाभाविक और स्वाभाविक, 2 ही उद्दीपक हैं। तो दोनों उद्दीपकों के आधार पर ही 4 प्रकार के अनुबंधनों को हम समझेंगे, क्योंकि अनुबंधन तो स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य में ही हो रहा है ना। लगातार हम भोजन दे रहे थे, भोजन देने के साथ साथ हम घंटी बजाने लग जाएंगे, तो बोलो कुत्ते ने भोजन के साथ साथ किसके साथ? घंटी के साथ में भी अनुबंधन कर लिया, और दोनों उद्दीपकों के बीच में अनुबंधन हो रहा है। ठीक है, तो समझिएगा कैसे। सहकालिक अनुबंधन वह अनुबंधन जिसमें दोनों उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाएं। वह अनुबंधन जिसमें दोनों उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाए, बोलो कौन सा अनुबंधन कहलाएगा? सहकालिक। मतलब घंटी बजाते बजाते भोजन देना, लह। वह अनुबंधन जिसमें दोनों उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाए, बोलो कौन सा अनुबंधन? सहकालिक अनुबंधन। मतलब घंटी बजाते बजाते भोजन देना, टन 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 ल ल ल ल टन 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 ल ल ल ल। बोलो कौन सा अनुबंधन होता है बेटा? दोनों उद्दीपक एक साथ। मतलब अस्वाभाविक और स्वाभाविक दोनों उद्दीपक अगर एक साथ प्रस्तुत किए जाए, बोलो कौन सा अनुबंधन हो जाएगा? सहकालिक। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के कुछ समय बाद स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए। वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के कुछ समय पश्चात ही तत्काल स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के तत्काल बाद ही स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, बोलो कौन सा है? विलंबित। या वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक और अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बहुत ही कम समय अंतराल हो। बहुत ही कम समय अंतराल हो, कौन सा बेटा? विलंबित। और दोनों उद्दीपकों के बीच में कितना अंतराल होना चाहिए? 5 सेकंड का। अधिकतम कितना?
5 सेकंड पहले घंटी बजाई, टन टन ल। पहले क्या था? टन 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 ल ल ल ल टन टन टन। अब क्या है? टन टन ल। तो कितने अंतराल, समय का अंतराल करना बेटा? 5 सेकंड का। अनुबंधन हो रहा है पक्का? अनुबंधन हो गया? चलिए साहब, फिर हम बात करते हैं। देखें, यह सबसे बेस्ट प्रकार का, सर्वश्रेष्ठ अनुबंधन का वह प्रकार जिसे श्रेष्ठ प्रकार का माना जाएगा। मतलब घंटी बजने के 5 सेकंड के भीतर भीतर अब अगर हम भोजन दे दें तो जो अनुबंधन होगा वह विलंबित अनुबंधन होगा, और श्रेष्ठ प्रकार का अनुबंधन यही है। ठीक है? वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय अंतराल अधिक हो। 1 घंटे पहले आपने घंटी बजाई और 1 घंटे बाद आपने भोजन दिया, बोलो अनुबंधन होगा क्या? नहीं। ठीक है? बहुत ही न के बराबर रेयर कंडीशन में 1 घंटे पहले घंटी बजाकर 1 घंटे बाद में भोजन दे रहे हो तो कुछ ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है? ये याद रखना। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय अंतराल अधिक हो। अवशेष अनुबंधन, हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अवशेष का मतलब क्या होगा? अगर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बोलो ऐसे अनुबंधन को क्या कहेंगे हम? अवशेष अनुबंधन। मतलब 1 घंटे बाद में आपको भोजन देना तो संभव न के बराबर वाली चीजें। ठीक है? तो ये याद करना। फिर आता पश्चिगामी अनुबंधन। वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, पश्चिगामी अनुबंधन कहलाता। मतलब भोजन देने के बाद घंटी बजाओ तो वैसा आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुत्ता तो भोजन करने के बाद सोएगा। ठीक है? फिर तुम घंटी क्या घंटा बजाओगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये याद रखना। ढोल बजाओ, नगाड़े बजाओ, तुम बोली माता पिटाओ, कुछ भी करो, लेकिन वो लार गिराने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको स्वाभाविक उद्दीपक मिल गया। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है वो चीज मिल गई तो फिर वो अनुबंधन की श्रेणी में कभी नहीं आएगा। सबसे श्रेष्ठ प्रकार कौन सा बेटा? विलंबित। और सबसे निम्न स्तरीय कौन सा? अरे पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कितने प्रकार के अनुबंधन बताए? नंबर 1, नंबर 2, 3, 4। अब अनुबंधन की कैटेगरी के अंतर्गत अगर हम बात करते हैं तो अनुबंधन की कैटेगरी में आपको यह बात ध्यान में रखनी, माइंड में अच्छे से सेट कर लीजिए कि वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक और अस्वाभाविक दोनों उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाएं। बोलो कौन सा अनुबंधन कहलाएगा? सहकालिक। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय अंतराल बहुत ही कम हो। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समय अंतराल ज्यादा हो। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के बाद प्रस्तुत किया जाए। अटक गया। मैंने ये बोला वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक उद्दीपक स्वाभाविक उद्दीपक के बाद प्रस्तुत किया जाए। बात तो वही है ना, पहले स्वाभाविक उद्दीपक देना, बाद में स्वाभाविक उद्दीपक देना। तो पश्चिगामी। सबसे निम्न स्तर का कौन सा? पश्चिगामी। सबसे श्रेष्ठ प्रकार कौन सा? ठीक है? इस सिद्धांत को शिक्षा में स्थापित किसने किया? एंडरसन के द्वारा। किसके द्वारा? सचिन सैनी। लिखाऊंगा भाई, सारी चीजें लिखाऊंगा, तुम चिंता ही मत करो। जब तक मैं हूं तब तक तुम हो। मनोविज्ञान में तो तुम चिंता ही मत करो। मनोविज्ञान के क्षेत्र में मैं आपको कभी झुकने नहीं दूंगा। जितना मैं प्रयास, जितनी मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं उतनी ही मेहनत आपको करनी, ज्यादा एक्स्ट्रा भी नहीं करनी। हमें विद्वान नहीं, हमें तो एग्जाम निकालना है। ठीक है? लिखें बेटा। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करते समय कितने अनुबंधन बताए? 4। लेकिन पहला अनुबंधन सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन कौन सा अनुबंधन बेटा? सहकालिक अनुबंधन। सहकालिक अनुबंधन। दोस्तों सहकालिक अनुबंधन का मतलब क्या हुआ? याद रखें, लिखें। वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक, वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक एवं स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक एवं स्वाभाविक उद्दीपक
अस्वाभाविक एवं स्वाभाविक उद्दीपक एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, एक साथ प्रस्तुत किए जाएं, तो ऐसे अनुबंधन को सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। तो ऐसे अनुबंधन को सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। ऐसे अनुबंधन को सहकालिक अनुबंधन कहा जाता है। कंप्लीट। ऐसे अनुबंधन को हम किसके नाम से जानेंगे बेटा? सहकालिक अनुबंधन के नाम से जानते हैं। कंफर्म। नेक्स्ट लिखें, जैसे भोजन एवं घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत करना। जैसे भोजन एवं घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत करना। भोजन एवं घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत करना। भोजन एवं घंटी दोनों एक साथ प्रस्तुत करना। दूसरा कौन सा बेटा? विलंबित अनुबंधन। विलंबित अनुबंधन कौन सा अनुबंधन बेटा? विलंबित अनुबंधन। दोस्तों, विलंबित अनुबंधन के संबंध में अगर हम बात करते हैं तो विलंबित अनुबंधन का क्या मतलब है, तो याद रहे, वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक और स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बहुत ही कम समय अंतराल हो, विलंबित अनुबंधन कहलाता है। लिखें, वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य अस्वाभाविक एवं स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य बहुत ही कम समयांतराल हो, बहुत ही कम समयांतराल हो, विलंबित अनुबंधन कहलाता है। विलंबित अनुबंधन कहलाता है। बहुत ही कम समयांतराल हो, विलंबित अनुबंधन कहलाता है। जैसे घंटी एवं भोजन के मध्य अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल रखना। घंटे एवं भोजन के मध्य अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल रखना। घंटे एवं भोजन के मध्य अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल रखना। घंटे एवं भोजन के मध्य अधिकतम कितने सेकंड का बेटा? 5 सेकंड का अंतराल रखना। बोलो कौन सा अनुबंधन हो जाएगा? याद रहे, यह अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। लेकिन यह अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। यह अनुबंधन का सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। यह अनुबंधन का कौन सा प्रकार माना जाता है? तो सर्वश्रेष्ठ प्रकार माना जाता है। तीसरा कौन सा है? अवशेष अनुबंधन। कौन सा बेटा? अवशेष अनुबंधन। लिखें, वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य वह अनुबंधन जिसमें अस्वाभाविक व स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समयांतराल अधिक हो,
अस्वाभाविक एवं स्वाभाविक उद्दीपक के मध्य समयांतराल अधिक हो, समयांतराल अधिक हो, समयांतराल अधिक हो, अवशेष अनुबंधन कहलाता है। कौन सा अनुबंधन कहलाता है बेटा? अवशेष अनुबंधन कहलाता है। कंप्लीट। जैसे 1 घंटे पूर्व घंटी बजाकर, जैसे 1 घंटे पूर्व घंटी बजाकर 1 घंटे पूर्व घंटी बजाकर 1 घंटे बाद भोजन प्रस्तुत करना। 1 घंटे पूर्व घंटी बजाकर 1 घंटे बाद भोजन प्रस्तुत करना। 1 घंटे पूर्व घंटी बजाकर 1 घंटे बाद भोजन प्रस्तुत करना। बोलो, इस प्रकार के अनुबंधन को किसके नाम से जाना जाएगा बेटा? अवशेष अनुबंधन के नाम से जाना जाएगा। करेक्ट। नेक्स्ट लिखें, पश्चगामी अनुबंधन। कौन सा बेटा? पश्चगामी अनुबंधन। पानी नॉर्मल मंगा यार, बहुत ज्यादा ठंडा है। पश्चगामी अनुबंधन याद रखना क्या है इसमें? कि वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तो बनने वाला अनुबंधन कौन सा? पश्चगामी अनुबंधन कहलाता है। लेकिन वह अनुबंधन जिसमें स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत करने के बाद अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए, पश्चगामी अनुबंधन कहलाता है। कौन सा अनुबंधन कहलाता है बेटा? पश्चगामी अनुबंधन कहलाता है। जैसे भोजन प्रस्तुत करने के पश्चात घंटी प्रस्तुत करना या घंटी बजाना। भोजन प्रस्तुत करने के पश्चात घंटे बजाना। भोजन प्रस्तुत करने के पश्चात घंटी बजाना। बोलो, कौन सा अनुबंधन हो जाएगा? पश्चगामी अनुबंधन। और यह अनुबंधन का सबसे निम्न स्तर पर माना जाता है। लिखें, इसे अनुबंधन का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसे अनुबंधन का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसे अनुबंधन का सबसे निम्न स्तर माना जाता है। इसे अनुबंधन का सबसे क्या माना जाता है बेटा? निम्न स्तर माना जाता है। करेक्ट। अनुकूलित अनुक्रिया का मतलब क्या था? किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के माध्यम से स्वाभाविक क्रिया का होना अनुकूलित अनुक्रिया कहलाता है। कितने क्रियाएं बताई? 2, स्वाभाविक और अस्वाभाविक। यूसीएस इक्वल टू यूसीआर सीएस प्लस यूसीएस इक्वल टू यूसीआर सीएस इक्वल टू सीआर। अनुबंधन के कितने प्रकार बताए? कितने प्रकार बताए? अनुबंधन का जनक कौन है? नोबेल पुरस्कार कब मिला? और बालक बालिकाओं के आसपास के वातावरण में परिवर्तन होने पर बालक बालिकाओं को कार्य करने के लिए प्रेरित करने वाली प्रक्रिया अनुकूलित उत्तेजना कहलाती है। बोलोगे तो नहीं? तो इसके वाइगोस की इसके पावलोव के सिद्धांत का मेजर जो थ्योरी है ये आपके सामने है। अब हम इसके अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। पावलोव ने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली प्रस्तुत की।
तो लिखें महत्वपूर्ण शब्दावली। महत्वपूर्ण शब्दावली। क्या है बेटा? महत्वपूर्ण शब्दावली। दोस्तों, महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में अगर हम बात करें तो क्या स्थिति रहती है, उस चीज को जानने और समझें। महत्वपूर्ण शब्दावली, सबसे पहली जो शब्दावली है वो है विलोपीकरण। लिखना मत, विलोपीकरण या विलोपन। पहला कौन सा बेटा? विलोपीकरण या विलोपन। नंबर 2 है उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण, स्टिमुलस सिमिलराइजेशन। नंबर 3 है उद्दीपक विभेदीकरण। विभेदीकरण, उद्दीपक विभेदीकरण। नंबर 4 है बुद्धि तत्व। कौन सा बेटा? बुद्धि तत्व। नंबर 5 है समय कारक। समय कारक। नंबर 6 है स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ। अनुबंधन। ठीक है। नंबर 1 क्या है बेटा? नंबर 2, 3, 4, 5 और 6। ठीक है। अब इस बात को समझें कि विलोपीकरण किसे कहते हैं। पानी, कंठ सूखे मारो। हाँ जी, तो देखें विलोपीकरण किसे कहते हैं या विलोपन किसे कहते हैं। साफ साफ शब्दों में सुने। अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर, अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। इसे और सीधी भाषा में बताऊं, किसी आदत का बनना अनुबंधन है। अगर कोई आदत बन गई, किसी आदत का बनना अनुबंधन है, तो आदत का छूटना विलोपीकरण। किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो आदत का छूटना क्या हो जाएगा बेटा? विलोपीकरण। या अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। कंप्लीटली बात। सबसे पहले हमने बात करी है, यहां पर एक कुत्ता है, इस कुत्ते को हमने सबसे पहले क्या दिया? भोजन। कुत्ते को सबसे पहले क्या दिया भाई? बोलो क्या? ये कुत्ते को क्या मिला? क्या आई? फिर हमने उस कुत्ते को भोजन देने से पहले क्या बजाई? फिर तुरंत क्या दिया? बोलो फिर भी क्या आई? फिर क्या बजे? फिर भी क्या आई? अरे क्या बजे? अरे क्या आई? अरे क्या बजे? बोलो क्या आई? अरे क्या बजे? बोलो क्या आई? लार नहीं आई, क्योंकि कुत्ते को पता चल गया कि बेवकूफ बना रहे हैं। अरे भाई साहब, लगातार घंटी बजाते रहोगे तो स्वाभाविक बात है कि कुत्ता लार गिराना बंद कर देगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा। ठीक है। तो कहने का मतलब, अनुक्रिया में लगातार या लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक न देने पर हमने एक बार भोजन और घंटी के बीच में अनुबंधन करवा दिया। कुत्ते का जो व्यवहार भोजन के साथ था, वही व्यवहार किसके साथ बन गया? घंटी के साथ। अब लगातार आपने एक बार घंटी और भोजन दे दिया तो अनुबंधन तो हो गया, लेकिन अगले चरण में घंटी बजाई तो लार आ गई, कुत्ते को लगा के दे देंगे। अगले चरण में भी घंटी बजाई, फिर भी लगा के दे देंगे, लेकिन यहां की लार की मात्रा में और यहां की लार की मात्रा में कमी आ गई। अगले दिन भी घंटी बजी,
फिर भी लार गिरेगी। आज मिल जाए तो लार की मात्रा में और कमी, अगले दिन घंटी बजी, फिर ये बैठे ही रहा और मैंने मन में गालियां देता रहा, नालायकों, कुत्ता हूं, गधा नहीं। इसका मतलब बोलो अनुबंधन, लार आने का जो अनुबंधन था छूटा या नहीं छूटा? क्या अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने के उपरांत अनुबंधन समाप्त हो जाता है, अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। सरल भाषा में किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो आदत का छूटना विलोपीकरण। कंप्लीट, ये याद करना। जैसे यहां से जैसी कक्षा से हम बाहर निकलेंगे, ब्रेक होगा, चाय की थड़ी पर जाएंगे, पीछे वाली जेब से मिराज निकलेगी, तंबाकू निकलेगी। मैं इंडो नाइट वाली क्लास से बाहर निकला, चाय की थड़ी पे मैं भी चाय पीने के लिए गया, एक फैकल्टी मेरे साथ थी और तो उसके पीछे जाके खड़ा हो गया, वो तंबाकू बना रहा था, मुझे मेरे ही बनाना। तो आगे से बोलता है, चुना तेज चाहिए कि कम? मुझे जैसा तू खाता वैसी बना दे। पीछे देखा कि सर, अब खत्म तो क्या है, उसकी आदत है तो खाएगा, क्योंकि उसको तो उसी से मोटिवेशन मिलता है, हाँ या ना? जैसे चाय पीने वालों की चाय नहीं मिले तो बोलो नींद आती है, आती कि नहीं आती? तो चीजें वही हैं साहब। तो अब आदत है वो, तो बार बार खाई इसलिए आदत है। लेकिन अगर लंबे समय तक अगर आप उस तंबाकू को छोड़ दोगे तो भाई साहब धीरे धीरे आपकी प्रक्रिया में भी क्या आएगा? बदलाव आएगा ही आएगा। तो किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो आदत का छूटना विलोपीकरण। क्या अनुक्रिया में लंबे समय तक स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है, अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। आदत छूटी मतलब विलोपीकरण, आदत बनी मतलब अनुबंधन। देखो आदतें अर्जित होती है और अनुबंधन के तहत ही हम आदतों को देखते हैं। आदतों का बनना अनुबंधन, आदतों का छूटना विलोपीकरण। हमारे घर परिवार का एग्जाम्पल बात करें, 12 साल की एक गुड़िया है, कितने 12th ईयर की एक गुड़िया है, 6 साल का भैया है। ये गुड़िया कहां जाती है? स्कूल। अपनी दीदी को स्कूल जाते हुए देखकर भैया भी बोलता है कि मैं भी स्कूल जावांगा। क्या करांगा? मैं भी स्कूल। पानी लोगे? बस हो गई बातें हो गई। दादू लिख रहा है, उड़ता हुआ तीर मत ले। देखें गुड़िया कितने साल की है, भैया कितने साल का है। अपनी दीदी को स्कूल जाते हुए देख भाई भी बोलता है कि मैं भी स्कूल जावांगा। ये 6 साल का हो गया, इसका भी स्कूल में नाम लिखवा दिया साहब, एडमिशन हो गया। स्कूल की बस दीदी को लेने के लिए रोज कितनी बजे आती है? तो भैया का पहला दिन स्कूल जाना है, उसको सुबह जल्दी उठ गया, मम्मी पापा ने उसको तैयार किया, व्हाइट से कपड़े पहनाए, टाई वाई लगाई, हैंकी वैंकी बांधा, गले में पानी की बोतल और बैग लटकाया साहब। जैसे ही बस आई, दीदी से पहले ही बस में जाकर बैठ गया और बस में से झांक कर कहता दीदी आ जाओ। जैसे स्कूल में पहुंचा, मानव शरीर निर्माण करने वाले काय की गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 44 या 46? कितनी होती है? 44 होती है 46? बायो वाले कौन कौन है? कितनी होती है? कितनी होती है बायो? बायो वाले कौन है? हाथ खड़ा करना। कितनी होती है बेटा? 44 पक्का? 44 से होती है। बहुत दो तो लैंगिक गुणसूत्र है, लैंगिक क्रोमोसोम, ठीक है। जहां तक मेरे को पता है 44 से है। 44 है? चलिए साहब। तो देखें जैसे ही बस स्कूल में पहुंची, इधर देखें, जैसे ही
बस स्कूल में पहुंचे, दीदी को अलग कक्षा में बिठा दिया, भैया को अलग कक्षा में बिठा दिया। थोड़ी देर बाद में भैया की सारी जिज्ञासाएं खत्म और कक्षा में ही सो गया। वापस घर पे आता है, खाना खाए बगैर ही सो गया। अगले दिन जैसे ही बस आने का टाइम हुआ और मम्मी ने उसको उठाने का प्रयास किया, बेटा स्कूल जाना है, तो बच्चे ने तो 7:30 बज रही है, उठा ही नहीं, लेटा लेटेंगे, मैं नहीं हूं, मेरे को तो स्कूल जाना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि उसकी जिज्ञासा एक ही दिन में खत्म हो गई। अब सुबह 7:30 बज गई, सुबह 7:30 बजे जैसे ही बस आती है, बस हॉर्न पर हॉर्न दे रही, 15 मिनट ऑलरेडी लेट हो गई और वो बच्चा स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं है। अब वो तो रोता है, मम्मी उसको स्कूल भेजने के लिए तैयार करना चाहती है, लेकिन ऐसा मामला बैठा नहीं। फिर 15-20 मिनट और निकले, मतलब 8 तो यहीं बज गई। बस वाला जाने के लिए तैयार। फिर मम्मी ने क्या किया, उस बच्चे को 10 रुपए का नोट थमा दिया और बोला तू जा टुरटुरे खा लेना। क्या खा लेना? टुरटुरे खा लेना। बच्चा रोता रोता 10 रुपए लेकर बस में जैसे तैसे बैठा। मम्मी कहती आज तो जा, ये 10 रुपए ले, और आज तो स्कूल जा, कल मत जाना। तो बच्चा 10 रुपए लेकर स्कूल चला गया। बोलो अनुबंधन किसके साथ हो गया? पहले दिन से लेकर शुक्रवार शनिवार तक वो 10 रुपए लेकर रोता रेंकता, जैसे भी स्कूल जाता 10 रुपए रोज मिलने लगे। बोलो किसके साथ अनुबंधन है? अगले दिन आया भाई संडे। संडे के दिन तो स्कूल जाना ही नहीं है, लेकिन बच्चे का अनुबंधन कितने बजे का हो गया? 7:30 बजे बस आती है और अनुबंधन 7:30 का स्कूल जाना होता है। अब रविवार के दिन तो इसको स्कूल जाना ही नहीं है, लेकिन बच्चे का अनुबंधन है 7:30 बजे का। जैसे 7:30 बजे बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, नहीं जाऊं। मम्मी ने सोच लिया आज तो जाना ही नहीं, रोने दो साले को। सुबह 7:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे तक बच्चा रोता रहा। बच्चे बड़े चालू होते हैं, जब कोई देखता है तो रोते हैं, नहीं देखता है तो खेलते रहते हैं। बोलो यही तो होता है। बहुत सही है ना? मैं सारी बातें सही कहता हूं। तो भाई साहब यहां तक स्थिति आ गई। अब माँ का दिल माँ का होता है, माँ बच्चे की झूठ मूठ की रोने की स्थिति को भी नहीं देख सकती। तो माँ ने क्या किया कि उसको 10 रुपए का नोट पकड़ा दिया। बच्चे का दिमाग तुरंत चला, आज तो मैं स्कूल गया ही नहीं। केवल ए करने पर 10 रुपये मिल गए। इसका मतलब ए करने पर कभी भी पैसे मिल सकते हैं। बोलो अधिगम प्रभावी। दिन में 10 रुपए खाए, 2:30-3 बजे के लगभग वापस एक बार ए किया, 5 रुपए और मिल गए। बोलो अधिगम प्रभावी। 4 से 5 बजे के बीच में घर पर कोई गेस्ट आए थे, वो जाते जाते 150 रुपए बच्चे के हाथ में और पकड़ा गए। बच्चे का दिमाग तुरंत चला कि घर वाले तो देते ही देते हैं, बाहर से जो आते हैं वो भी पैसे देके जाते हैं। इसका मतलब केवल ए करने की जरूरत होती है। बच्चे की आदत पड़ गई। अब शाम को 7:30 बजे के लगभग हमने किसी मेहमानों को खाना खाने के लिए घर पर बुलाया। अब वो मेहमान घर पे आए तो बच्चा उनके पास में जाकर खड़ा हो गया। उसको पता है ये जाए तो देंगे। अब वो मेहमानों के पास में जाकर खड़ा हो जाता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो मेहमानों के ऊपर ही गिरते पड़ते रहते हैं। बोलो ये शानो। अब वो मेहमानों के ऊपर ऐसे ऐसे ही रहता है। बोलो रहता नहीं रहता है। मेहमान उसको प्यार से कहते हैं कि बेटा सही खड़े रहो। फिर अब मेहमानों की इच्छा नहीं उससे बात करने की, लेकिन फिर भी प्यार से पूछते हैं क्या नाम है? बिट्टू। ऐसे बोलता ना, बिट्टू बोलता नहीं बोलता है। जब बच्चे को बहुत ज्यादा एहसास हो जाता है ये तो जा ही नहीं रहे, फिर बच्चे से रहा नहीं जाता, फिर वो कह देता है दचड़ी बिया डॉन है। बोलो मेहमान उससे बच्चे पैसे मांगते नहीं मांगते? मम्मी अंदर से शर्मिंदगी पानी पानी हो गई। मम्मी उधर से आती है, हाथ पकड़ के चुपके से ले जाती है और किचन में ले जाकर एक घूंसा मारती है। रोने ऊपर से नहीं देती है। मम्मी ने ठान लिया कि इसकी आदत गंदी पड़ गई, इसकी आदत को सुधारना बहुत ही जरूरी है। अब ऐसा आदत को सुधारने के लिए जैसे अगले दिन सोमवार का दिन आया, सुबह 7:30 बजे बच्चा स्कूल जाने के लिए केवल इतना सा बोला नहीं जाऊं, ए किए ही था। मम्मी ने आओ देखा, खींच के चांटा जड़ दिया। बच्चे का दिमाग खराब। रोज क्या मिलते थे, आज क्या मिला? भाई साहब सोमवार से लेकर शुक्रवार तक पीटता रहा। शनिवार के दिन पैसे मांगे ही नहीं, चुपचाप स्कूल चला गया। बोलो आदत बनी है तो अनुबंधन, और पिटाई की वजह से आदत छूटी है तो विलोपीकरण। तो किसी आदत का बनना अनुबंधन है, तो आदत का छूटना विलोपीकरण। कंप्लीट लिखें।
लिखे पहला शब्द विलोपीकरण, विलोपीकरण। कौन सा बेटा? विलोपीकरण। लिखें लंबे समय तक अनुक्रिया में, लंबे समय तक अनुक्रिया में, लंबे समय तक अनुक्रिया में स्वाभाविक उद्दीपक, लंबे समय तक अनुक्रिया में स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत न करने पर अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अनुबंधन समाप्त हो जाता है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया, अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। अतः अनुबंधन समाप्त होने की प्रक्रिया विलोपीकरण कहलाती है। या किसी आदत का बनना अनुबंधन है, किसी आदत का बनना अनुबंधन है, किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो आदत का छूटना, किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो किसी आदत का छूटना क्या कहलाती है बेटा? विलोपीकरण कहलाती है। किसी आदत का बनना अनुबंधन है तो किसी आदत का छूटना विलोपीकरण। कंप्लीट। जैसे 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 लंबे समय तक भोजन प्रस्तुत न करने पर, लंबे समय तक भोजन प्रस्तुत न करने पर, लंबे समय तक भोजन प्रस्तुत न करने पर घंटी के माध्यम से लार का आना बंद हो जाना। लंबे समय तक भोजन प्रस्तुत न करने पर घंटी के माध्यम से लार का आना बंद हो जाना। लंबे समय तक भोजन प्रस्तुत न करने पर घंटी के माध्यम से लार का आना बंद हो जाना। कंप्लीट। तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा? विलोपीकरण। दूसरा लिखें उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण क्या है बेटा? उद्दीपक सामान्यीकरण। अब दोस्तों उद्दीपक सामान्यीकरण का मतलब क्या होता है? याद रखना कि मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। करेक्ट। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना कहलाता है, क्या कहलाता है? उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। जैसे
सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना। बोलो सांप भी लंबा और रस्सी भी लंबी, तो पैरों में अगर रात को कहीं जा रहे थे पैरों में सांप आ गया, बोलो डर गए। अगले दिन कहीं जा रहे थे पैरों में रस्सी आ गई, फिर भी क्या हुआ, डर गए। बोलो रस्सी को क्या समझ लिया। किसी छोटे बालक को काली गाय द्वारा सींग मार देने के बाद बालक द्वारा प्रत्येक काली दिखने वाली वस्तु से डरना। बोलो क्या हो रहा है, उद्दीपक सामान्यीकरण। यह तो एक नॉर्मल एग्जांपल जो एग्जाम में भी पूछा हुआ है कि एक बालक को गुलाब का फूल देते समय उसके कांटा चुभने से खून आ जाता है, लाल रंग के खून को देखकर बालक हर लाल वस्तु से डरने लगता। बोलो क्या हो रहा है, उद्दीपक सामान्यीकरण। सबसे मेजर प्रश्न जो यहां से बनता है कि वाटसन नामक एक मनोवैज्ञानिक हैं, वाटसन ने उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत, वाटसन ने उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत अपने पुत्र अल्बर्ट पर क्या किया बेटा, प्रयोग किया। वाटसन का जो पुत्र था अल्बर्ट, वो 11 महीने का पुत्र था और उसके घर में एक खरगोश था। तो उस बच्चे की आदत क्या थी कि वो खरगोश के खिलौने से ज्यादा खेलता था, खरगोश से ज्यादा खेलता था। अब वाटसन को इस बात का भय सताता कि ये खरगोश इस बच्चे को काट लेगा, नुकसान पहुंचा देगा। तो वाटसन इस बच्चे को इससे दूर करने का प्रयास करता, लेकिन बच्चा जिद्दी था, मानता नहीं था। तो वाटसन ने क्या किया कि बिल्कुल खरगोश के जैसा दिखने वाला एक खरगोश का खिलौना बनवाया और उस खिलौने में एक ऐसा बटन लगवाया जिसके दबने से डरावनी आवाज आए, जिसके दबने से डरावनी आवाज आए। बच्चा जब सो रहा था उसके पास में से खरगोश को हटाकर खिलौने को रख दिया। जैसे ही अल्बर्ट उठा उसने खिलौने को क्या समझा, खरगोश, उसके साथ खेलने लगा और उसका हाथ उस बटन पर गिरा, बटन के दबने से डरावनी आवाज आई और अल्बर्ट उससे डर जाता है और खरगोश को अपने से दूर फेंक देता है। बोलो बच्चा खरगोश को क्या समझ रहा था, खिलौना, और खिलौने को क्या समझ रहा था, खरगोश। मतलब खरगोश और खिलौने को एक ही समझ रहा था। बोलो क्या है, उद्दीपक सामान्यीकरण। खरगोश से भी डरने लग गया और खिलौने से भी। तो दोनों चीजों का आधार यही है कि मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। लिखें, लिखें, मिलती जुलती परिस्थितियों में, मिलती जुलती परिस्थितियों में, मिलते जुलते परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना, मिलते जुलते परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। मिलती जुलती परिस्थितियों में अनुक्रिया का प्रारंभ होना कहलाता है। बोलो क्या कहलाता है बेटा, उद्दीपक सामान्यीकरण कहलाता है। कंप्लीट। जैसे सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना, जैसे सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना। सांप देखने के बाद रस्सी को भी क्या कर समझना बेटा, सांप समझना। सांप देखने के बाद रस्सी को भी सांप समझना। कंप्लीट। तो ये सारी बातें किसके संबंध में ध्यान में रखनी बेटा, उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा एग्जांपल लिखें। किसी छोटे बालक को काली गाय द्वारा, किसी छोटे बालक को काली गाय द्वारा, किसी छोटे बालक को काली गाय द्वारा, किसी छोटे बालक को काली गाय द्वारा सींग मार देने के बाद, किसी छोटे बालक को काली गाय द्वारा सींग मार देने के बाद, सींग मार देने के बाद, सींग मार देने के बाद बालक द्वारा
बालक द्वारा प्रत्येक काली दिखने वाली वस्तु से डरना। बालक द्वारा प्रत्येक काली दिखने वाली वस्तु से डरना। बालक द्वारा प्रत्येक काली दिखने वाली वस्तु से डरना। बोलो क्या कहलाता है बेटा? उद्दीपक सामान्यीकरण। कंप्लीट। तो ये बातें आपको इसके अनुसार ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट आ जाओ, इसी के आगे लिखना, रुको रुको रुको, लिखें वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत, वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर प्रयोग किया। वाटसन नामक मनोवैज्ञानिक ने अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर उद्दीपक सामान्यीकरण के तहत प्रयोग किया। अपने 11 माह के पुत्र अल्बर्ट पर क्या किया बेटा? प्रयोग किया। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखें उद्दीपक विभेदीकरण। उद्दीपक विभेदीकरण। कौन सा बिंदु? उद्दीपक विभेदीकरण। लिखें। अब उद्दीपक विभेदीकरण का मतलब क्या है? दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। लिखें दो उद्दीपकों में, दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना, दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना, समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। दो उद्दीपकों में समानता असमानता का पता लगाना उद्दीपक विभेदीकरण कहलाता है। जैसे रस्सी से डरना बंद हो जाना। जब पता चल जाएगा कि ये तो रस्सी है, सांप नहीं, तो बोलो डरोगे थोड़ी। तो रस्सी से डरना बंद हो जाना। रस्सी से डरना बंद हो जाना। कंप्लीट। नेक्स्ट अल्बर्ट द्वारा खिलौने से डरना बंद हो जाना। 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 कंप्लीट। तो ये सारी सारी बातें किसके अंतर्गत बेटा? उद्दीपक विभेदीकरण। नेक्स्ट बिंदु क्या है? बुद्धि तत्व। लिखें बुद्धि तत्व। और बुद्धि तत्व का क्या मामला है? सरल सहज रूप से ध्यान दीजिएगा कि पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता। पावलोव के अनुसार मंद बुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती। और बोला भाई लाइव बंद कैसे हो गई?
ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा क्या स्थिति बनती है कि पावलाव के अनुसार मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती। छोटे बच्चे जब होते हैं या कोई मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं, अगर उनको अनुबंधन नहीं करवाओगे, उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं है, तो उस चीज को वे सीख नहीं सकते। लेकिन पावलाव के अनुसार मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को पावलाव के अनुसार मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को पावलाव के अनुसार मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता, मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती। क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती। पावलाव के अनुसार मंदबुद्धि बालक बालिकाओं को अधिगम नहीं करवाया जा सकता क्योंकि उनमें अनुबंधन करने की क्षमता नहीं होती। कंप्लीट। नेक्स्ट लिखें, समय तत्व या समय कारक। समय कारक समय तत्व या समय कारक। अब दोस्तों समय तत्व या समय कारक के बारे में अगर हम बात करें तो क्या कंडीशन ध्यान में रखनी, वो देखो समझो। पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन करने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। इससे अधिक अंतराल होने पर अनुबंधन संभव नहीं हो सकता। जब भी आपसे प्रश्न पूछा जाए दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन करने के लिए अधिकतम समय का अंतराल रखना चाहिए, कितना रखोगे? 5 सेकंड। न्यूनतम कितना? 3 सेकंड। अधिकतम कितना? 5 सेकंड। मतलब 3 से 5 सेकंड के बीच में आपको घंटी बजाकर भोजन देना है। लिखें, पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन करने के लिए पावलोव के अनुसार दो उद्दीपकों के मध्य अनुबंधन करने के लिए अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए। अधिकतम 5 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, क्योंकि इससे अधिक अंतराल होने पर अनुबंधन प्रभावी नहीं हो सकता। क्योंकि इससे अधिक अंतराल होने पर अनुबंधन प्रभावी नहीं हो सकता। कंप्लीट। तो ये सारी बातें इसमें ध्यान रखो। चलिए साहब, नेक्स्ट प्रश्न पर आ जाओ। स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन। 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 दोस्तों, स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो क्या कैटेगरी रहती है, इस चीज को समझो। अनुबंधन समाप्त होने के उपरांत भी
अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनः अनुबंधन का प्रारंभ होना स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन कहलाता है। अनुबंधन समाप्त होने के पश्चात अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनः अनुबंधन का प्रारंभ होना स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन कहलाता है। जैसे छोटे बालकों को खेलते हुए देखकर बचपन की बातों का याद आना। बोलो, बचपन की जितनी भी बातें थी, जितने भी खेल थे, उनका साथ आपका अनुबंधन था, अब वो अनुबंधन छूट गया। लेकिन छोटे बच्चों को जब खेलते हुए देखते हो, वो वापस अनुबंधन होता कि नहीं होता? ला एक बाजी मैं भी खेल लेता हूं तुम्हारे साथ। बोलो, छोटे बच्चों के साथ खेलना की इच्छा होती कि नहीं होती? तो बोलो, बस स्वतः पुण्य प्राप्ति लाभ अनुबंधन। जो व्यवहार, जो क्रिया आप बचपन में करते थे, वही व्यवहार, वही क्रिया वापस होने लगती है। बोलो, क्या है वो? स्वतः पुण्य प्राप्ति लाभ अनुबंधन। लेकिन अनुबंधन समाप्त होने के पश्चात अनुबंधन समाप्त होने के पश्चात अनुबंधन समाप्त होने के पश्चात अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर अनुबंधन समाप्त होने के पश्चात अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर अनुकूल परिस्थिति उत्पन्न होने पर पुनः अनुबंधन का प्रारंभ होना पुनः अनुबंधन का प्रारंभ होना पुनः अनुबंधन का प्रारंभ होना स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन कहलाता है। स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन कहलाता है। स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन कहलाता है। कंप्लीट। तो ये बात आपको इसके अंदर ध्यान रखनी। लेकिन जैसे छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख बचपन की बातों का याद आना बचपन की बातों का याद आना। छोटे बच्चों को खेलता हुआ देख बचपन की बातों का याद आना। बोलो, कौन सा अनुबंधन है? स्वतः पुनः प्राप्ति लाभ अनुबंधन। बाकी बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू। हाँ, ये अनुकूलित उत्तेजना है।